Students, this is me Mudita and I am here to discuss the worksheet number 72। आज हम वर्कशीट 72 करने वाले हैं और पुनरावृत्ति में आज हमारा चैप्टर है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये आपका सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र का चैप्टर है, यहाँ पे दिखा हुआ है और 31 दिसंबर 2020 के लिए मतलब इस वर्ष की ये आखिरी वर्कशीट आप कह सकते हैं, ठीक है। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की हम पुनरावृत्ति करेंगे तो हम एक ही वर्कशीट में करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, यानी 1 अंक वाले आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी के उत्तर देखेंगे, ठीक है। मैं आपको प्रश्नों के साथ साथ उत्तर भी समझाऊंगी। इसके बाद आपको लघु या फिर दीर्घ प्रश्न दिए हुए हैं, यानी कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये 3 अंक में और 5 मार्क्स में, 3 और 5 दोनों में पूछे जा सकते हैं। तो इनका आंसर आपको कैसे देना है हम ये भी डिस्कस करेंगे। देन वी गो टू स्रोत आधारित प्रश्न। इसके बाद आपको ये स्रोत दे रखा है, यानी एक पैसेज दे रखा है, उस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो कम टू द स्टार्ट करते हैं वर्कशीट का सॉल्यूशन। अति लघु प्रश्न यानी कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 1 अंक में आते हैं, उनको देख लेते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी क्यों कहा जाता है? देखिए हमारे पास 3 क्षेत्र होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है, थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, जो हमारा कृषि क्षेत्र होता है, जहाँ पे हम उत्पादन करते हैं, जहाँ पे हम प्राप्त करते हैं कच्चा माल, वो होता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र होता है जहाँ प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त चीज़ों का इस्तेमाल कर कर उद्योग बनाए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र में सारे कारखाने, जहाँ पे जैसे कि आप गुड़ से चीनी बनाते हैं, ठीक है, शुगर बनाते हैं और अलग अलग जो कारखाने होते हैं वो द्वितीय। और तृतीय क्षेत्र होता है जहाँ पे आपकी सेवा देते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, और अध्यापक, जितने भी हो गए ये सारे क्या हो जाते हैं, सेवा क्षेत्र में आ जाते हैं। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी क्यों कहा जाता है, प्रश्न में पूछा है। तृतीय क्षेत्र में किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि यह क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो इसी में आती हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरे प्रश्न में बोला है सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक मतलब जो सबके लिए होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य लोगों को सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना होता है। ये हो गए आपके 2 उत्तर। आगे देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में बोला है निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जो पर्सनल, इंडिविजुअल, किसी पर्सन का होगा वो क्या होता है? लाभ अर्जित करना निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है। अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, इसलिए तो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 में बोला है मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, यानी सीजनल, ठीक है। जब लोगों को वर्ष के विशेष दिनों या महीनों में काम नहीं मिलता तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। मतलब पर्टिकुलर मौसम में या पर्टिकुलर महीने में अगर आपको काम नहीं मिलता तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। समटाइम वी कॉल एज, बहुत सारी बेरोजगारी के टाइप्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण है खेतों में कार्य करने वाले मजदूर, जो किसी और के खेतों में काम करते हैं, उन्हें जब कटाई होती है उसी टाइम काम मिलता है, बाकी टाइम पे वो क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। सीजनल बोलते हैं ना हम, अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है। इसके बाद 5 में बोला है सरकार किस प्रकार कृषक और उपभोक्ता दोनों की सहायता करती है? सरकार किसानों से उचित मूल्य पर राशन जैसे गेहूं, चावल खरीद लेती है, जिसे किसी आपदा के समय सुरक्षित रखा जाता है। देखिए सरकार के पास एक भंडारण होता है, भंडारण में हर साल किसान से क्या करते हैं, सरकार कम दामों पे खरीद लेते हैं आटा, चावल, मतलब सारे गेहूं, धान, और उसे स्टोर करके रखा जाता है। जब जैसे बाढ़ या कोई ऐसी आपदा आती है तो वही स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूट करती है जनता में सरकार, ठीक है। तो वो कम जो मूल्य है उस मूल्य पे खरीद लेती है किसानों से, तो किसान को यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता है बेचने के लिए। इससे हो गया किसानों का फायदा। उपभोक्ता का फायदा कैसे होता है? वहीं दूसरी ओर सरकार गरीबी रेखा से नीचे आने वाले उपभोक्ता को कम मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराकर कृषक और उपभोक्ता दोनों की सहायता करती है। और वो हम BPL कहते हैं, जिनके पास राशन कार्ड्स होते हैं, उसको सरकार 2 रुपये 3 रुपये किलो गेहूं और चावल देके उपभोक्ता की सहायता करती है। तो इस प्रकार सरकार किसान और उपभोक्ता दोनों की सहायता कर पाती है। तो ये आपके, ठीक है, 5 प्रश्न हो गए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन करके सारे रिटर्न फॉर्मेट में सॉल्यूशन सभी वर्कशीट के पा सकते हैं। साथ ही इंटरेस्टिंग वीडियोस भी वहाँ पे पोस्ट की जाती हैं। आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जब भी आपको अंतर लिखने को आए तो आप फटाफट से टेबल बना लीजिए। इस तरीके से टेबल बना के आपको लिखना एक अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाता है। आर्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक मतलब
जुड़ा हुआ पैसों से, समझ सकते हैं। वे सभी क्रियाएं जिनमें हमें आय की प्राप्ति होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कृषि हो गया, व्यापार, कृषि भी कौन सी, वाणिज्य कृषि जो हम व्यापार के लिए करते हैं, व्यापार, खनन, वही सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति नहीं होती है, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति, ठीक है, आय की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे गृहिणी जो घर का काम करती है, उससे कोई उन्हें इनकम तो होती नहीं है। गुरुद्वारे में लंगर सेवा भाव से किया जाता है, तो इसमें कोई आय की प्राप्ति नहीं होती है। इसके बाद आपसे दूसरा प्रश्न, ये लॉन्ग प्रश्न है आपके, ठीक है, 3 से 5 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं, इन्हें आप ध्यान से देख सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में उदाहरणों का उपयोग करते हुए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र अपने आसपास देखिए और उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर हैं। नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है, जैसे सोसाइटी, पार्क। वहीं निजी क्षेत्र का उद्देश्य निजी फायदे तथा लाभ कमाना होता है, जैसे निजी कपड़ों का कारखाना। तो सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, जो सबके लिए होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है सेवा करना। जैसे सोसाइटी का पार्क हो गया तो वो सबके लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं होगा, वो सरकार या तुम्हारी लोकल जो वहाँ की एमसीडी होगी वो बनवाएगी, ठीक है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र में नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है, वहीं निजी क्षेत्र का नियंत्रण किसी व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। तो सार्वजनिक का जो कंट्रोल होगा वो भी किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होता है। और पर्सनल, जैसे कि आपने कोई कंपनी खोली है तो उसका राइट्स किसके पास होंगे, आपके पास ही होंगे। इसके बाद थर्ड है, सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वालों को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं उनको रोजगार की सुरक्षा, ऐसा नहीं कि कभी भी निकाला जा सकता है। जैसे कि हमारे पड़ोसी राहुल के पापा एक सार्वजनिक कंपनी में कार्य करते हैं, उन्हें वेतन के साथ स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से भत्ते मिलते हैं। तो ये सारे प्रॉफिट्स मिलते हैं, ठीक है। आप उदाहरण दे सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले को ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। मेरे चाचा जी एक निजी क्षेत्र की कंपनी में कार्य करते हैं, उन्हें किसी प्रकार के विशेष भत्ते तथा अवकाश नहीं दिए जाते। तो ये अंतर होता है आपका निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। तीसरे में बोला है संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मध्य निम्नलिखित अंतर होते हैं। नंबर 1, संगठित क्षेत्र में लोगों को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, वहीं असंगठित क्षेत्र में रोजगार की असुरक्षा रहती है, ठीक है। संगठित में क्या हो गया कि आपको प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब आप समझ सकते हैं, जहाँ पे आपको एक निश्चित कार्य अवधि होती है कि यहाँ तक काम करना है, लेकिन असंगठित में कभी भी हटाया जा सकता है। संगठित क्षेत्र सरकार के द्वारा पंजीकृत एवं नियंत्रित होते हैं, वहीं असंगठित क्षेत्र सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। यहाँ सरकार का कोई नियंत्रण नहीं चल पाता, जो लॉ बनाए जाते हैं वो निजी व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम के नियमित घंटे तथा अवकाश के साथ बोनस भी दिया जाता है, ठीक है। निर्धारित होता है कि आपको 8 घंटे काम करना है। वहीं निजी क्षेत्र में काम के घंटे निर्धारित नहीं होते और कई बार वेतन में भी कटौती की जाती है, तो कई बार सैलरी में भी इनफैक्ट कटौती कर ली जाती है, तो बोनस की तो अलग ही बात है। तो ये उत्तर नंबर आपका 3 हो गया। चौथे में पूछा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसे मनरेगा भी कहते हैं, के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम को वर्ष 2005 में लागू किया था, जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है। वर्ष याद रखना जरूरी है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। मनरेगा के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। नंबर 1, इसके तहत सभी पंजीकृत युवाओं को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। मतलब अगर आप मनरेगा में रजिस्टर करते हैं तो आपको कम से कम 100 दिन यानी कि 3 महीने का रोजगार सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यदि सरकार रोजगार देने में असफल रहती है तो युवाओं को रोजगार भत्ता मिलता है। अगर आपको काम नहीं दिया तो भी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे और वो आपको सैलरी देंगे, यानी रोजगार भत्ता देंगे। इसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तो यहाँ पे महिलाओं को भी काम मिल सके इसलिए 33% सीटें महिलाओं के लिए रखी गई हैं। मतलब काम में 33% कार्य महिलाओं को दिया जाएगा। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य गरीबों को कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान कर उन्हें मौसमी बेरोजगारी से बचाना है। तो मुख्य ये है कि कम से कम युवाओं को 100 दिन का रोजगार मिल सके। तो ये आपका उत्तर नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 में बोला है भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी या फिर सम टाइम वी कॉल एज प्रच्छन्न बेरोजगारी,
ठीक है, प्रचंड बेरोजगारी के नाम से भी पूछा जाता है। और मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? जब किसी काम को आवश्यकता से अधिक लोग कर रहे हों या योग्यता से कम वेतन प्राप्त कर रहे हों तो छुपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। मतलब हम ये देखते हैं कि एक काम में, एक खेत में 5 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे 10 लोग जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा, 5 लोग होते तो जितना वेतन है उतना मिलता, अब वेतन भी आधा मिलेगा। तो ये कैसी हो गई? छिपी हुई बेरोजगारी हो गई। मौसमी बेरोजगारी, जब लोगों को वर्ष के किसी विशेष मौसम अथवा महीने में रोजगार नहीं मिलता है तब उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। वही जैसे किसान वगैरह होते हैं जो दूसरों के खेतों में कार्य करते हैं। शिक्षित बेरोजगारी, पढ़े लिखे युवाएं जिन्हें अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता उन्हें शिक्षित बेरोजगारी। जैसे आजकल भारत में शिक्षित बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है रोजगार नहीं है, पर किसी ने कर रखा है बीटेक, ठीक है, या किसी ने कर रखा है हायर क्वालिफाइड डिग्रीज हैं, लेकिन वो कार्य क्या कर रहे हैं? जो 12th क्वालिफाइड 10th क्वालिफाई वाला कार्य कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से वो क्या है, सेटिस्फाई नहीं है और उसे वो शिक्षित बेरोजगारी का नाम देते हैं। तो ये आपका उत्तर नंबर 5 हो गया। इसके बाद आपको एक स्रोत आधारित पैराग्राफ दिया हुआ है। इस अनुच्छेद को आपको पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले मैं आपको अनुच्छेद पढ़ के बता दूं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य को उस देश की कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, पर्टिकुलर क्षेत्र यानी किसी देश की बात यहाँ हो रही है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों की योग्यता को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तीनों को इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादों के उत्पादन के मूल्य में जोड़ा जाता है, क्योंकि इससे कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। तो सम टाइम क्या होता है कि हम लोग उसे रॉ मटेरियल में भी काउंट कर लेते हैं और मैन्युफैक्चरिंग में भी काउंट कर लेते हैं। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र की निर्भरता कम हुई है, परंतु अभी भी कार्यरत जनसंख्या के लगभग 50% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। इसका मतलब हम प्राथमिक यानी जो हमारा फर्स्ट सेक्टर है उस पर हम लोगों ने निर्भरता कम की है, लेकिन फिर भी इंडिया की 50% पॉपुलेशन रोजगार के लिए किस पे डिपेंड है? प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र पर। इससे अभिप्राय यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में लगे लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं वो अल्प बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी का सामना करते ही हैं, क्योंकि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। यह बेरोजगारी छिपी हुई होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। अब देख लेते हैं आपसे क्या प्रश्न पूछे हैं। इसमें पूछा है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, दोहरी गणना की समस्या, अल्प बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी को आप कैसे दूर कर सकते हैं। 2 गज या 6 फीट की दूरी आपको बना के रखनी है कोविड से बचने के लिए। सॉल्यूशन देख लेते हैं। स्रोत आधारित प्रश्न है ये आपके। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे कि ये है इंडिया, ठीक है, ये है इंडिया और 1 ईयर में, 1 साल में यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों क्षेत्र से जितना भी उत्पादन हुआ, ठीक है, जितना भी पैसा कमाया, खर्च किया, सबको जो अंतिम लास्ट में जो बचा उस टोटल को कैलकुलेट करके जो आता है वो हमारा क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, और ये हर साल का जोड़ा जाता है। दोहरी गणना की समस्या से आप क्या समझते हैं, किसी वस्तु के मूल्य की गणना करते हुए कच्चे माल या लागत आदि को 2 बार गणना की जाती है तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम दोहरी गणना कहते हैं। तो उसे हम दोहरी गणना कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। अल्प बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, जब कहीं आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हो या योग्यता से कम वेतन प्राप्त कर रहे हो तो हम उसे क्या कहते हैं, अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का हल कैसे कर सकते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास करें। अगर गांव में छोटे छोटे उद्योग लगा दिए, छोटे छोटे कारखाने खोल दिए तो आधे लोग यहाँ पे लग जाएंगे, तो इससे हम छिपी हुई बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी का हल निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है वर्कशीट नंबर 72। आपको इस चैप्टर की जाके रिवीजन करनी है, वर्कशीट्स को अच्छे से कॉपी में करना है और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलना है।